हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओल्ड इंग्लिश का पार्ट 2। ओल्ड इंग्लिश एक बड़ा चैप्टर है जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोगों को मैंने उस ओल्ड इंग्लिश वाले चैप्टर में ये बताया था कि ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का 3rd चैप्टर है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 3rd चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ओल्ड इंग्लिश की जो शुरुआत हुई थी वो एंग्लो सेक्शंस के द्वारा हुई थी, लेकिन उस समय ये और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंग्लो सेल्टिक्स, जो कि एंग्लो सेक्शंस के आने से पहले ब्रिटेन के निवासी थे, और उसके बाद ओल्ड इंग्लिश की जो शुरुआत मानी जाती है वो एंग्लो सेक्शंस के आने से मानी जाती है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार उन लोगों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन बाद में वो लोग एक दूसरे के साथ पीसफुल तरीके से रहने लगे और आपस में इलाके और साम्राज्य बांट लिए। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एंग्लो सेक्शंस जो थे वो लोग सेल्टिक वर्ड्स के बहुत कम ही यूज़ किया करते थे, उनके शब्दावली का, उनकी भाषा का प्रयोग बहुत कम किया करते थे। केवल शहरों के नाम, नदियों के नाम और रिलीजियस वर्ड्स के नाम हम लोग यूज़ किया करते थे वो लोग। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थे। मतलब ओल्ड इंग्लिश जो थी वो एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं थी। जैसे आज अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं तो थ्रू आउट द वर्ल्ड 99% इंग्लिश सेम है, केवल कुछ वर्ड्स और वोकैबुलरीज का डिफरेंस पाया जाता है। तो जो हम लोग वर्ड्स और वोकैबुलरीज का डिफरेंस पाते हैं वो, जैसे अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्पेलिंग में डिफरेंस देखते हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग होता है COLOUR और अमेरिकन इंग्लिश में होता है COLOR। हम लोग लिखते हैं FAVOUR, वो लिखते हैं FAVOR। हम लोग लिखते हैं CENTRE, वो लिखते हैं CENTER। तो ऐसे कुछ स्पेलिंग के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और वर्ड्स, जैसे हम लोग पेट्रोल बोलते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में उसको गैस बोला जाता है। तो दुनिया में वैसे सबसे ज़्यादा प्रभावी 2 ही इंग्लिश मानी जाती है, वो एक है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा है अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश इसलिए क्योंकि ब्रिटिश के ही द्वारा अंग्रेजी सब जगह पहुंची है, और अमेरिकन इंग्लिश इसलिए क्योंकि आज अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, और इसमें 2, 4, 5 या 10% डिफरेंस है, बाकी सारे सेम है। हाँ, हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि इनके जो उच्चारण है, जो इनका टोन है, जो इनका एक्सेंट है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश के टाइम में यही वाला जो डिफरेंस था वर्ड्स में, स्पेलिंग में, टोन में, उच्चारण में, ये बहुत ज़्यादा अलग था। इसलिए उसे 4 अलग अलग डायलेक्ट्स में बांटा गया था, और इन चारों डायलेक्ट्स के नाम हुआ करते थे कैंटिश, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन और वेस्ट सेक्शन। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी, पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। आज का पॉइंट है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के कुछ गुण। कहता है सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। कहता है कि ओल्ड इंग्लिश के कुछ फीचर्स थे वो इतने जटिल थे कि उसकी वजह से उस समय की अंग्रेजी को पढ़ना और या पढ़ के समझना बड़ा ही मुश्किल काम था। The language looks different because of its alien spelling, unfamiliar vocabulary and a totally different grammatical structure. आज से उस समय का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग था। जैसे आज कोई व्यक्ति आपके सामने आए और कह दे आई आर गोइंग, तो आप उसके ऊपर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे अरे आई के साथ तो एम लगता है, आर क्यों लगा रहे हो। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने कहा आई हैज अ पेन, तो फिर हंसेंगे क्योंकि आई के साथ हैज नहीं लगता है, हैव लगता है। तो उस समय का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसी तरीके से काफी डिफरेंट हुआ करता था। और स्पेलिंग, एलियन स्पेलिंग कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने कहा AM, तो मैं इसको M पढ़ूंगा ना, लेकिन मैं लिख दूं AM और इसको पढ़ूं R, तो आपको क्या लगेगा कि लिख कुछ और रहा हूं और पढ़ कुछ और रहा हूं। तो उस समय के जो स्पेलिंग हुआ करते थे, वोकैबुलरी भी अजीब थी। आज मान लीजिए मैंने कहा डॉग मतलब कुत्ता, आप कहेंगे डॉग माने बिल्ली। तो मतलब कि आप नॉर्मली कुछ और यूज करते हैं और आपसे कोई आके कुछ और कहने लगे तो आप कहेंगे ना कि पागल हो गया, ये गलत जानता है। लेकिन हो सकता है कि उसके गांव, उसके देश में वही पढ़ाया जाता हो, वही सब लोग बोलते हो। हम लोग डॉग मतलब कुत्ता बोलते हैं, वो लोग डॉग मतलब बिल्ली बोलते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय ये जो 4 अलग अलग बोलियां थी, ये 4 अलग अलग प्रकार थे, वो इसीलिए बांटे गए थे क्योंकि उनमें आपस में काफी विभिन्नताएं थी। लिखने में अलग थे, शब्दकोश में अलग थे, और यहां तक कि जो ग्रामेटिकल उनका स्ट्रक्चर था वो भी बिल्कुल अलग, अजीबोगरीब था। The writing system of Old English is very different from what we find today. आज हम लोग जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, आप देख सकते हैं कैसा लिखा है मैंने, तो ये आज का राइटिंग सिस्टम है, लेकिन उस समय का राइटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग था। शब्दों की स्पेलिंग अलग थी, या यूं कहिए कि ये जो हम लोगों ने लिपि यानी कि स्क्रिप्ट यूज किया, इसे हम लोग रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। हिंदी को हम लोग देवनागरी, हिंदी और संस्कृत को देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है।
तो आज आप जो देख रहे हैं ये लिखने का तरीका, अब मान लीजिए मैंने आपको एक 2-4 ऐसे ऐसे चिन्ह खींच दिए, अब आप समझ जाएंगे। आज उस तरीके की ही एक कोड भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग शॉर्ट हैंड कहते हैं, लेकिन उसका भी अपना एक मीनिंग होता है, वो अपने मन से जैसे तैसे नहीं लिख दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय की जो लिखावट भी थी वो भी बिल्कुल अनफैमिलियर थी। When the Anglo-Saxons came to England, they used a system of writing which was in use in the north and western part of Europe. कहते हैं जब एंग्लो सैक्सन्स ब्रिटेन में आए, जिसका नाम उन लोगों ने बाद में इंग्लैंड रखा, तो वो वहां वही राइटिंग सिस्टम लेके आए जो राइटिंग सिस्टम नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में चला करता था। दिस राइटिंग सिस्टम यूज्ड द रियोनिक अल्फाबेट, और जो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में उस समय राइटिंग सिस्टम चलता था उसे हम लोग रियोनिक अल्फाबेट कहते हैं। जैसे आज इंग्लिश अल्फाबेट, ये इंग्लिश अल्फाबेट है, अ आ क ख ग घ ये हिंदी अल्फाबेट है, उसी तरीके से उस समय रियोनिक अल्फाबेट था। कहते हैं द रियोनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स। अब आप ऐसे समझिए, मैं आप लोगों को अगर मान लीजिए मैंने सीधा 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 कुछ लाइन खींच दिया, मैंने कह दिया अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब छोटी लाइन है, उससे बड़ी लाइन बी, उससे बड़ी लाइन सी, लेकिन क्या ये आपको पता है? नहीं पता है। तो उस समय जो रियोनिक अल्फाबेट था वैसे ही शार्प स्ट्रेट लाइन, छोटे और बड़े लाइंस लगा लगा के वो लोग उसको यूज किया करते थे। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो लोग जो थे वो रियोनिक कैरेक्टर यूज किया करते थे जिसे शार्प स्ट्रेट लाइन से लिखा जाता था, जिसमें कोई कर्व नहीं होता था। देखिए ये सीधी लाइन है, कर्व नहीं है। मेनी ऑफ दीज लेटर्स आर फाउंड ऑन वेपन्स सच एज एरोज, एक्सेस, नाइफ, हैंडल्स, स्वॉर्ड्स ईटीसी। कहते हैं कि उस समय की मिली हुई बहुत सारी चीजें जो पुरातत्व विभाग के लोगों को या खोदाई के बाद जो मिला है, उस समय जो वेपन्स थे उन वेपन्स पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ये वाले रियोनिक अल्फाबेट। Some are to be seen in monuments, jewelry, cascades made of bones, but their messages are different to derive as most of them are generally symbolic. कहते हैं उस समय के कुछ चीजें जो होती हैं वो बोन्स की बनी हुई, हड्डियों की बनी हुई जो ज्वेलरी हुआ करती थी, और या जो भी अलग अलग धातुओं से बनी हुई ज्वेलरी हुआ करती थी, और अलग अलग चीजों पे, अलग अलग बर्तनों पे, अलग अलग चीजों पे मिली थी उस समय की, उस पे इन लोगों ने जो सिंबल्स बनाए थे उन्हें पढ़ना मुश्किल था। मतलब ये वही भाषा थी जो रियोनिक अल्फाबेट थी, लेकिन उसके जो सिंबल्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे, इसलिए उनको बिल्कुल पहचानना मुश्किल था। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं तो उस समय की जो लिपि थी वो आज की लिपि से बिल्कुल अलग थी। और आज आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप चाइनीज या जापानीज या कोरियन भाषा देखते हैं तो आप देखते होंगे ना ऐसे ऐसे चिन्ह, ऐसे कुछ कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये जो डिजाइन हैं ये आपके और मेरी समझ से बाहर हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश की भाषा को जानते हैं। तो अगर दूसरी भाषा में जो लिखावट है वो बिल्कुल इस तरीके की लिखी गई हो तो आप समझ नहीं पाएंगे। और इसी तरीके की चीजें उस समय के तलवारों पे, उस समय के तीर धनुष पे, उस समय के गहनों पे देखने को मिला करते थे। आफ्टर द 6th century द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लेड टू द ग्रेजुअल यूज ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। अब 6वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे ग्रीक और लैटिन लोगों का वहां पे प्रभाव बढ़ने लगा, और उनकी जो लिपि थी, जो रोमन लिपि थी, जैसे हम लोग आज अंग्रेजी देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट उस समय भी था, जो कि धीरे धीरे चेंज होकर आज जैसा हो गया। तो इस लिपि का प्रयोग 6वीं शताब्दी के बाद हुआ जब क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ा। एज दिस वॉज द राइटिंग ऑफ द लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट। और इस अल्फाबेट का प्रभाव क्यों बढ़ा? क्योंकि ये लैटिन भाषा में रिलीजियस जो चीजें लिखी गई थी, जैसे आज हमारे यहाँ संस्कृत में सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, उसी तरह लैटिन भाषा में वहां के सारे धर्म ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे। और लैटिन भाषा का जो अल्फाबेट था वो रोमन अल्फाबेट था, इसलिए रोमन अल्फाबेट का प्रचलन बढ़ गया। द रोमन अल्फाबेट एडॉप्टेड बाय द एंग्लो-सैक्सन्स पास्ड थ्रू सम वेरिएशंस बिफोर इट रीच्ड इट्स प्रेजेंट शेप इन मॉडर्न इंग्लिश। कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स ने रोमन स्क्रिप्ट को अपना तो जरूर लिया, लेकिन उस समय से आज तक में इसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। जैसे द ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स वर सप्रेस्ड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स एंड सम न्यू लेटर्स वर एडेड टू द अल्फाबेट सच एज कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल जे और स्मॉल जे। देखिए एक चीज समझिए, एंग्लो सैक्सन्स ने लिया तो उनके दिमाग में यह था कि हमें उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन जब फ्रेंच लोग आए लगभग 1066 ईस्वी के आसपास, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ और फ्रेंच लोग आए, तो उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत चेंज किया। तो आज की अंग्रेजी जो है वो जहां से चली थी वो नहीं है, इसमें काफी सारे बदलाव होते चले। आप ऐसे समझिए कि किसी जगह पे
कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लीजिए ना कि कोई कालीन या कोई दरी कहीं पे बनती है, वो आ गई एक जगह से दूसरी जगह पर जब आई तो उन लोगों को लगा कि ये बहुत प्लेन है, सादी इस पर थोड़ी पेंटिंग बना देते हैं। तो उन लोगों ने इस पर पेंटिंग बना के फिर आगे पास कर दिया। फिर आगे लोगों को लगा कि अरे इसमें थोड़ा बॉर्डर पे कुछ अलग तरीके की डिजाइन बना देंगे तो ये और सुंदर लगेगा। तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते जहां से चला था वहां से यहां आने में बहुत सारे डिफरेंसेज हो गए। जो जिसने बनाया था उसको खुद ही नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में मेरा बनाया हुआ है। आप ऐसे समझिए, पहले के जो मोबाइल फोन थे, पहले के जो कंप्यूटर थे, वो आज वाले जैसे तो बिल्कुल नहीं थे। तो जिसने मोबाइल फोन या जिसने कंप्यूटर की कल्पना की होगी, जिसने उसको शुरुआत किया होगा, उसका क्या उसे पता होगा कि आज मेरे द्वारा बनाई हुई वस्तु इतनी एडवांस हो जाएगी, इतनी डेवलप हो जाएगी कि लोगों के हाथ तक पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ साथ सारी चीजें बदलती हैं। तो जब उनकी अल्फाबेट जो यूनिक अल्फाबेट थी वो उतनी कारगर नहीं सिद्ध हुई, तो उन लोगों ने रोमन अल्फाबेट को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब फ्रेंच आए तो फ्रेंच इन लोगों से थोड़े सुपीरियर थे। इन लोगों को ऐसा लगा कि उनके चीज़ों को अगर हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम थोड़े और एडवांस हो जाएंगे। तो इन लोगों ने अपने कुछ कैरेक्टर्स को चेंज किया, जैसे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल जे और स्मॉल जे का इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू कर दिया आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ AD 1066। यानी AD 1066 के बाद जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ और 100 साल का जो समय फ्रेंच का राज रहा, उस समय में बहुत सारे शब्द और बहुत सारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी अंग्रेजी भाषा में जोड़ दिए गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। देखिए ये एक समराइज वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सीनियर क्लासेज में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिलेंगे। अभी हम लोग समराइज वे में पढ़ते हैं इसको। देखिए आगे पढ़ना है, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में विदेशी भाषाओं का क्या इन्फ्लुएंस देखा गया। कहते हैं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश वोकेबलरी। कहते हैं अंग्रेजी की कहानी एक प्रकार से लगातार बार बार विदेशी भाषाओं के इंट्रूजन, बार बार रिपीटेड का मतलब जैसे मान के चलिए कि मैं एक बार दिल्ली घूमने गया तो मैंने कुछ देखा नया, आके अपने यहाँ चेंज किया। अगली बार फिर गया, अगली बार मुंबई गया, फिर मैंने देखा, फिर आके कुछ चेंज किया। अगली बार मैं बेंगलोर चला गया, फिर मैंने कुछ, इसका मतलब कि मैं जिससे जिससे मिला वहां की चीजों को अपने यहाँ मैं अडॉप्ट करता चला गया और अपने यहाँ चेंज करता चला गया। तो कल को पता चलेगा कि मेरे घर जब कोई आएगा तो वो देखेगा कि मैं कई सारे राज्यों का मिक्स वर्जन हूं। तो उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में अलग अलग टाइम लैटिन का, ग्रीक का, फ्रेंच का, अलग अलग भाषाओं का जो है वो प्रभाव रहा और उसके शब्द, उसकी शैली, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसका स्पेलिंग, उसका अल्फाबेट, हर चीज इन लोगों ने अडॉप्ट किया। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशन बाय फॉरेन इन्वेडर्स सच एज रोमन्स, फ्रेंच एंड स्कैंडिनेवियंस। कहता है कि जो शुरुआती समय था जहां एंग्लो सेक्शंस आए, उसी समय से समझिए लगातार अलग अलग 50-100 सालों के बीच में अलग अलग फॉरेन इन्वेजन्स होते रहे, अलग अलग आक्रमण होते रहे, अलग अलग लोगों का राज्य होता रहा। जैसे रोमन्स का हुआ, फिर फ्रेंच का हुआ, फिर स्कैंडिनेवियंस का हुआ। अर्लियर दे ब्रॉट देयर ओन लैंग्वेज। शुरुआत में तो जो आता था वो अपनी भाषा लेके आता था, बट लेटर बेस्टॉर्ड ऑन इंग्लिश अ फेयर शेयर ऑफ देयर वोकेबलरी। लेकिन बाद में वो आते थे और आने के बाद वो क्या करते थे, एक बड़ी मात्रा में अपनी भाषा के शब्दों को, ग्रामर को, हर चीज को शेयर कर देते थे और फिर वो ऐसा फील होने लगता था कि दोनों भाषाओं में कोई विशेष अंतर है ही नहीं। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियंस। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश के बाद वाले में नहीं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में अंग्रेजी पे जो सबसे दो बड़े प्रभाव देखने को मिले वो थे लैटिन का प्रभाव और स्कैंडिनेवियंस का प्रभाव। अब आप सोचिए, फेयर शेयर मैंने बोल तो दिया, आपको क्या समझ में आया। सपोज कीजिए कि मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, मेरी कंपनी अच्छी चलने लगी, फिर बाहर की किसी कंपनी को लगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो पहले वो आए, उन लोगों ने क्या किया, बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया, मेरी कंपनी का काफ़ी ग्रोथ हुआ। फिर मैं धीरे धीरे मैं और कमाने लगा, फिर मुझे लगा नहीं, मेरे कंपनी का ज़्यादा हिस्सा उसके पास है, तो मैं उसका ज़्यादा हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा वापस फिर खरीद लूंगा ताकि मैं ही कंपनी का मुख्य मालिक बना रहूं। आपको पता है कंपनी के साथ नियम क्या होता है, जिसके शेयर का परसेंटेज ज़्यादा होता है उसकी, उसमें धमक भी ज़्यादा होती है, उसका प्रभाव भी ज़्यादा होता है, रूल्स रेगुलेशन भी उसी के अनुसार बनाए जाते हैं। तो जब कोई आपको पैसे की जरूरत है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, जब धीरे धीरे आपका वेल्थ बढ़ा, आपको लगा कि नहीं मुझे अपनी शेयरिंग को बढ़ाना चाहिए अपने। तो इसी तरीके से भाषाओं में भी हुआ कि वो लोग पहले आए तो राजा थे, राजा बन गए क्योंकि वो लोग जीत गए थे, लेकिन इन लोगों को लगा नहीं कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि हम लोगों में आपस में थोड़ी शेयरिंग हो जाए। और यही शेयरिंग आज अंग्रेजी को कहां से कहां तक पहुंचा चुका है। पेज नंबर 10 आगे पढ़ते हैं, लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। देखिए जब आपको पता चला कि ओल्ड इंग्लिश पर या इंग्लिश पर भी लगातार विदेशी भाषाओं का और अलग अलग चीजों का प्रभाव पड़ता रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ओल्ड इंग्लिश टाइम में दो चीजों का प्रभाव पड़ा, लैटिन का और स्कैंडिनेवियंस का। तो आज मैं आप लोगों को लैटिन इन्फ्लुएंस तक पढ़ा देता हूं। कहता है परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन। ऐसा माना जाता है
कि किसी भी दूसरी भाषा ने उतना अंग्रेजी को प्रभावित नहीं किया था जितना कि लैटिन ने किया था। वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। कहते हैं कि जब एंग्लो सैक्सन्स नहीं आए थे तब भी इंग्लैंड में लैटिन भाषा का प्रभाव था। इन एंशिएंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में लैटिन भाषा को विश्व की भाषा का दर्जा प्राप्त था, जैसे आज अंग्रेजी को प्राप्त है। द लैंग्वेज ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज विच हैड कम अंडर रोमन रूल हैड बिकम रोमनाइज्ड। कहते हैं ऐसी सभी भाषाएं, यूरोप की वैसी सभी भाषाएं जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आई, उन सारी भाषाओं का रोमनाइजेशन हो गया, यानी रोमनीकरण हो गया, रोमन भाषा में उसका रूपांतरण हो गया। जैसे गॉलिश फ्रेंच हो गया। अब जरा सोचिए, जो फ्रेंच है वो कभी गॉलिश कहा जाता था, लेकिन जैसे ही रोमन लोग आए उन लोगों ने उसको फ्रेंच कह दिया। अब इससे समझिए, हमारे देश के कई सारे शहरों के नाम, मुंबई बंबई हो गया था जो आज वापस मुंबई हो गया, कोलकाता कलकत्ता हो गया था जो अब वापस कोलकाता हो गया, मद्रास चेन्नई मद्रास हो गया था जो वापस से चेन्नई हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उन लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जगहों के नाम चेंज किए थे, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बहुत सारे शब्दों को बदला होगा। तो गॉलिश को उन लोगों ने फ्रेंच बना दिया। However, this process of romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxons. इसका मतलब ये था कि जब एंग्लो सैक्सन्स जब तक नहीं आए थे तभी तक ये रोमनाइजेशन चला, लेकिन जब एंग्लो सैक्सन्स आ गए तो इसको विराम लग गया, हाल्ट हो गया। हाल्ट समझते होंगे, ट्रेन चलती है तो स्टेशन और हाल्ट होते हैं। तो ये जो तेजी से जो प्रभाव था रोमनाइजेशन का, वो एंग्लो सैक्सन्स के आने के बाद थोड़ा मध्यम पड़ गया, थोड़ा धीमा पड़ गया। एंड द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर। अब जरा सोचिए, एंग्लो सैक्सन्स आए तो उन्होंने केवल भाषा पर ही विराम नहीं लगाया, रोमन साम्राज्य को भी उस समय बहुत नुकसान पहुंचा। या यूं कहिए कि रोमन साम्राज्य में आपस में इतनी फूट मत थी कि उनका जो साम्राज्य था वो बिखरने लगा। और निश्चित है कि अगर किसी का साम्राज्य बिखरेगा तो उसके प्रभाव भी कम होते चले जाएंगे, उसके अंतर्गत आने वाले लोग ऑटोमेटिकली उससे दूर होकर अलग अपना राज्य बनाते चलेंगे। मोस्ट ऑफ द बोरोड वर्ड्स इन लैटिन relate to the area in which the supremacy of the Romans was recognized। कहता है लैटिन से ज्यादातर वही शब्द लिए गए थे शुरुआत में जिसमें रोमन लोगों का प्रभाव था। निश्चित है कि रोमन लोग जिस चीज में ज्यादा प्रभावशाली थे उस क्षेत्र के शब्दों का ज्यादा प्रयोग इन लोगों ने अपने भाषा में किया। दैट इज मिलिट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसमें से मुख्य भाषा थी मिलिट्री, उसके बाद व्यापार व्यवसाय और उसके बाद खेती। सम एग्जांपल्स आर वॉल, लैटिन शब्द था वालम, VALLUM, वालम, जिसे हम लोगों ने बाद में बदल के वॉल कह दिया, दीवार। टाइल, टेक्युला, TEQULA, लैटिन में था जिसके बदल के बाद में अंग्रेजों ने। तो देखिए, लैटिन में जो शब्द था उसको हूबहू नहीं लिया गया, उस शब्द से डिराइव करके उससे मिलता जुलता शब्द इन लोगों ने बना लिया। माइल, मिलिया पासम, लैटिन में मिलिया पासम था जो बदल के माइल हो गया, जिसे हम लोग मील कहते हैं हिंदी में। एंड मेनी डेरिवेटिव्स। कहता है अबाउट AD 600, लगभग 600 ईस्वी के आसपास, क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड टुगेदर विथ द राइज ऑफ लिटरेसी। साक्षरता के साथ साथ क्रिश्चियनिटी भी बढ़ने लगी 600 ईस्वी के आसपास। निश्चित है, देखिए रोमन साम्राज्य का पतन हुआ लेकिन क्रिश्चियनिटी का पतन नहीं हुआ है। उसके लिए जो मिशनरीज थी, अलग अलग समूह थे जो धर्म प्रचार किया करते थे, वो एक्टिव थे और वो उन लोगों ने फिर से धीरे धीरे धर्म प्रचार करते हुए लोगों को अपने सिस्टम में उसको वापस ला दिया। द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट मोस्टली इन नॉर्थम्ब्रियन एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस। कहते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उन लोगों ने लैटिन के बहुत सारे शब्दों को अंग्रेजी में, खास करके नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट में सबसे ज्यादा क्या किया, ट्रांसलेट किया। एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस। मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एग्जिस्टेंस टुडे। कहते हैं आज भी उस समय के बहुत सारे वर्ड्स मौजूद हैं। एंड बोरोड फ्रॉम लैटिन आर रिलेटेड टू रिलीजन। उस समय के बहुत सारे शब्द जो आज भी मौजूद हैं जो कि लैटिन से लिए गए थे, वो ज्यादातर धर्म वगैरह से संबंधित थे, जैसे हेवन, स्वर्ग, हेल, गॉड, गॉस्पेल, सिन, अल्टर। ये सारे जो शब्द हैं आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बोल्ड लेटर्स में इटैलिक फॉन्ट में लिखे गए वर्ड्स हैं, ये सारे ज्यादातर धर्म से संबंधित शब्द हैं जिसे लैटिन से बोरो किया गया था। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि लैटिन भाषा का प्रभाव क्या रहा। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, और स्कैंडिनेवियन से कौन कौन से शब्द लिए गए, और तब ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परहैप्स एक पार्ट और अगर मैं पढ़ा दूं या 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है तो 3 या 4 पार्ट में आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। आप इन सारे वीडियोस को देखिए, लगभग 50% लैटिन इन्फ्लुएंस तक मैंने आप लोगों को ओल्ड इंग्लिश चैप्टर पढ़ा दिया है। आप लोग अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों को काफी क्लियर होगा।
देखिए अभी लाइट थोड़ी चली गई है, इस वजह से थोड़ा सा मध्यम आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, समराइज वे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बहुत हायर क्लासेस वीडियो न भी लगे आपको, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।